द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। अध्याय 1। मैं स्टाइल्स पर जाता हूं, जिसे उस समय द स्टाइल्स केस के नाम से जाना जाता था। उससे जनता में गहरी दिलचस्पी पैदा हुई थी, जो अब कुछ हद तक कम हो गई है। फिर भी इसमें भाग लेने वाली विश्वव्यापी बदनामी को देखते हुए मेरे मित्र पोयरोट और स्वयं परिवार ने मुझसे पूरी कहानी का विवरण लिखने के लिए कहा है। हमें विश्वास है कि यह उन सनसनीखेज अफवाहों को प्रभावी ढंग से शांत कर देगा जो अभी भी जारी हैं। इसलिए मैं उन परिस्थितियों को संक्षेप में बताऊंगा जिनके कारण मुझे इस मामले से जोड़ा गया। मुझे मोर्चे से घर वापस भेज दिया गया था और एक निराशाजनक सुधार गृह में कुछ महीने बिताने के बाद उन्हें 1 महीने की बीमारी की छुट्टी दी गई। कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त न होने के कारण मैं यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना है। तभी मेरी नज़र जॉन कैवेंडिश पर पड़ी। कुछ वर्षों से मैंने उसे बहुत कम देखा था। वास्तव में मैं उसे कभी भी विशेष रूप से अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक बात तो यह है कि वह मुझसे 15 साल बड़ा था, हालांकि वह बमुश्किल 45 साल का दिखता था। हालांकि एक लड़के के रूप में मैं अक्सर एसेक्स में उसकी मां के घर स्टाइल्स में रुकता था। हमारे पास पुराने समय के बारे में अच्छी जानकारी थी और इसका अंत उनके द्वारा मुझे स्टाइल्स में छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करने के साथ हुआ। उन्होंने आगे कहा, उन सभी वर्षों के बाद मेटर आपको दोबारा देखकर प्रसन्न होगा। तुम्हारी मां ठीक रहती हैं? मैंने पूछ लिया। ओह हां। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे डर है कि मैंने अपना आश्चर्य स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। श्रीमती कैवेंडिश, जिन्होंने जॉन के पिता से तब विवाह किया था जब वह 2 बेटों के साथ एक विधुर थे, जैसा कि मुझे याद है, वह मध्यम आयु की एक सुंदर महिला थीं। वह निश्चित रूप से अब 70 दिन से कम की नहीं हो सकती। मैंने उन्हें एक ऊर्जावान, निरंकुश व्यक्तित्व के रूप में याद किया, जो कुछ हद तक धर्मार्थ और सामाजिक बदनामी की ओर झुकी हुई थी, जिसे बाजार खोलने और लेडी बाउंटीफुल की भूमिका निभाने का शौक था। वह अत्यंत उदार महिला थी और उसके पास स्वयं का काफी धन था। उनका देशी स्थान, स्टाइल्स कोर्ट, श्री कैवेंडिश ने अपने विवाहित जीवन के आरंभ में ही खरीद लिया था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रभुत्व के अधीन था, इतना कि मरने पर उसने उसके जीवन भर के लिए जगह छोड़ दी, साथ ही अपनी आय का बड़ा हिस्सा भी, एक ऐसी व्यवस्था जो उनके 2 बेटों के लिए स्पष्ट रूप से अनुचित थी। हालांकि उनकी सौतेली मां हमेशा उनके प्रति सबसे उदार रही थीं। वास्तव में वे अपने पिता के पुनर्विवाह के समय इतने छोटे थे कि वे हमेशा उन्हें अपनी मां के रूप में सोचते थे। लॉरेंस, छोटा, एक नाजुक युवक था। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने चिकित्सा का पेशा छोड़ दिया और साहित्यिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए घर पर ही रहने लगे। हालांकि उनकी कविताओं को कभी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। जॉन ने कुछ समय तक बैरिस्टर के रूप में अभ्यास किया, लेकिन अंततः एक देहाती जमींदार के रूप में अधिक अनुकूल जीवन जीने लगे। उसने 2 साल पहले शादी की थी और अपनी पत्नी को स्टाइल्स में रहने के लिए ले गया था। हालांकि मुझे संदेह था कि उसने अपनी मां को अपना भत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी होगी, जिससे उसे अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि श्रीमती कैवेंडिश एक ऐसी महिला थीं जो अपनी योजनाएं खुद बनाना पसंद करती थीं और उम्मीद करती थीं कि अन्य लोग भी उनमें शामिल हो जाए, और इस मामले में निश्चित रूप से उनके पास चाबुक का हाथ था, अर्थात पर्स की डोरियां। जॉन ने अपनी मां के पुनर्विवाह की खबर पर मेरा आश्चर्य देखा और उदास होकर मुस्कुराया। सड़ा हुआ छोटा बाउंडर भी, उसने बेरहमी से कहा, मैं आपको बता सकता हूं, हेस्टिक्स, यह हमारे लिए जीवन को कठिन बना रहा है। जहां तक एवी की बात है, तुम्हें एवी याद है? नहीं? ओह, मुझे लगता है वह आपके समय के पीछे थी। वह मेटर की फैक्टोटम, साथ ही सभी ट्रेडों की जैक है। एक महान खिलौड़ एवी। बिल्कुल युवा और सुंदर नहीं, बल्कि खेल जैसा कि वे उन्हें बनाते हैं। आप कहने वाले थे? ओह, यह आदमी। वह कहीं से भी एवी का दूसरा चचेरा भाई या कुछ और होने का बहाना बनाकर आ गया। हालांकि वह इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थी। बंदा बिल्कुल बाहरी व्यक्ति है, इसे कोई भी देख सकता है। उसकी शानदार काली दाढ़ी है और वह हर मौसम में पेटेंट चमड़े के जूते पहनता है। लेकिन मेटर ने तुरंत उसकी बात मान ली
उसे सचिव के रूप में ले लिया। क्या आप जानते हैं कि वह हमेशा सैकड़ों सोसाइटी कैसे चलाती है? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, निस्संदेह युद्ध ने सैकड़ों को हजारों में बदल दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह साथी उसके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन आप हम सभी को चौंका सकते थे जब 3 महीने पहले उसने अचानक घोषणा की कि उसकी और अल्फ्रेड की सगाई हो चुकी है। बंदा उससे कम 20 साल छोटा होना चाहिए। यह केवल खुले चेहरे वाली भाग्य खोज है, लेकिन आप वहां हैं, वह अपनी खुद की रखेल है और उसने उससे शादी कर ली है। यह आप सभी के लिए एक कठिन स्थिति होगी। कठिन? यह निंदनीय है। इस प्रकार ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद मैं स्टाइल्स सेंट मैरी, एक बेतुके छोटे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, जिसके अस्तित्व का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, जो हरे भरे खेतों और ग्रामीण गलियों के बीच में स्थित था। जॉन कैवेंडिश प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मुझे कार तक पहुंचाया। उन्होंने टिप्पणी की, अभी भी 1 या 2 बूंद पेट्रोल मिला है, आप देखिए। मुख्यतः मेटर की गतिविधियों के कारण। स्टाइल्स सेंट मैरी गांव छोटे स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित था और स्टाइल्स कोर्ट इसके दूसरी ओर 1 मील की दूरी पर स्थित था। जुलाई की शुरुआत में यह एक शांत, गर्म दिन था। जैसे ही कोई दोपहर के सूरज के नीचे हरे भरे और शांतिपूर्ण सपाट एसेक्स देश को देखता है, यह विश्वास करना लगभग असंभव लगता है कि बहुत दूर नहीं, एक महान युद्ध अपने निर्धारित मार्ग पर चल रहा है। मुझे लगा कि मैं अचानक किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूं। जैसे ही हम लॉज के गेट से अंदर आए, जॉन ने कहा, मुझे डर है कि तुम्हें यहां बहुत शांति मिलेगी, हेस्टिग्स। मेरे प्रिय साथी, मैं बस यही चाहता हूं। ओह, यदि आप निष्क्रिय जीवन जीना चाहते हैं तो यह काफी सुखद है। मैं सप्ताह में 2 बार स्वयंसेवकों के साथ ड्रिल करता हूं और खेतों में हाथ बटाता हूं। मेरी पत्नी नियमित रूप से जमीन पर काम करती है। वह हर सुबह दूध पीने के लिए 5 बजे उठती है और दोपहर के भोजन के समय तक लगातार दूध पीती रहती है। यह एक खुशहाल जीवन है जो इसे सर्वांगीण रूप से ले जाता है, अगर यह उस साथी अल्फ्रेड इंगलथॉर्प के लिए नहीं होता। उसने अचानक कार की जांच की और अपनी घड़ी पर नजर डाली। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे पास सिंथिया को लेने का समय है। नहीं, वह अब तक अस्पताल से निकल चुकी होगी। सिंथिया? वह तुम्हारी पत्नी नहीं है? नहीं, सिंथिया मेरी मां की शिष्या है, उनके एक पुराने स्कूल फेलो की बेटी है, जिसने एक दुष्ट वकील से शादी की थी। वह एक अपराधी बनकर आया और लड़की अनाथ और दरिद्र रह गई। मेरी मां बचाव में आई और सिंथिया अब लगभग 2 साल से हमारे साथ हैं। वह 7 मील दूर टैडमिनिस्टर के रेड क्रॉस अस्पताल में काम करती है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, हम उस अच्छे पुराने घर के सामने पहुंचे। एक मजबूत ट्वीड स्कर्ट पहने एक महिला, जो फूलों के बिस्तर पर झुक रही थी, हमारे पास आते ही सीधी हो गई। हेलो, एवी, यहां हमारा घायल नायक है, मिस्टर हेस्टिंग्स। मिस हॉवर्ड। मिस हॉवर्ड ने हार्दिक, लगभग दर्दनाक पकड़ के साथ हाथ मिलाया। धूप से झुलसे चेहरे पर मुझे बहुत नीली आंखों का आभास हुआ। वह लगभग 40 साल की एक सुखद दिखने वाली महिला थी, उसकी आवाज गहरी थी, उसके स्टेंटोरियन स्वर लगभग मर्दाना थे और उसके पास एक बड़ा समझदार चौकोर शरीर था, पैरों से मेल खाते हुए ये अच्छे मोटे जूते में बंधे हुए थे। मुझे जल्द ही पता चला कि उसकी बातचीत टेलीग्राफिक शैली में थी। घासफूस घर में लगी आग की तरह उगते हैं, उनके साथ भी नहीं रखा जा सकता। तुम्हें अंदर दबा दूंगा। बेहतर होगा कि सावधान रहो। मुझे यकीन है कि मुझे खुद को उपयोगी बनाने में बहुत खुशी होगी, मैंने जवाब दिया। ऐसा मत कहो। कभी नहीं करता। काश आपने बाद में ऐसा न किया होता। तुम एक सनकी हो, एवी, जॉन ने हंसते हुए कहा। आज चाय कहाँ है, अंदर या बाहर? बाहर। घर में बंद रहने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है। चलो, तुमने आज के लिए पर्याप्त बागवानी कर ली है। मजदूर अपनी मजदूरी के योग्य है, आप जानते हैं। आओ और तरोताजा हो जाओ। ठीक है, मिस हॉवर्ड ने अपने बागवानी दस्ताने उतारते हुए कहा, मैं आपसे सहमत हूं।
वह घर के चारों ओर का रास्ता दिखाती थी जहां एक बड़े गूलर की छाया के नीचे चाय फैली हुई थी। टोकरी कुर्सियों में से एक आकृति उठी और हमसे मिलने के लिए कुछ कदम की दूरी पर आई। मेरी पत्नी हेस्टिक्स, जॉन ने कहा। मैं मैरी कैवेंडिश की पहली नजर कभी नहीं भूलूंगा। उसका लंबा, पतला रूप, चमकदार रोशनी के सामने रेखांकित, नींद की आग की ज्वलंत भावना जो केवल उसकी उन अद्भुत गहरे पीले रंग की आंखों में अभिव्यक्ति पाती प्रतीत होती है, उल्लेखनीय आंखें, किसी भी अन्य महिला से अलग, जिन्हें मैं कभी जानता हूं, उसके पास शांति की तीव्र शक्ति थी, जो फिर भी एक उत्कृष्ट सभ्य शरीर में एक जंगली अदम्य आत्मा की छाप देती थी। ये सभी चीजें मेरी स्मृति में अंकित हैं। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने धीमी स्पष्ट आवाज में सुखद स्वागत के कुछ शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया और मैं एक टोकरी कुर्सी पर बैठ गया और यह महसूस करते हुए स्पष्ट रूप से प्रसन्न हुआ कि मैंने जॉन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। श्रीमती कैवेंडिश ने मुझे कुछ चाय दी और उनकी कुछ शांत टिप्पणियों ने एक पूरी तरह से आकर्षक महिला के रूप में मेरी पहली धारणा को बढ़ा दिया। एक सराहना करने वाला श्रोता हमेशा उत्साहित करने वाला होता है, और मैंने अपने कन्वल्सेंट होम की कुछ घटनाओं का मजाकिया अंदाज में वर्णन किया, जिससे मैं खुद खुश हो गया और मेरी परिचारिका को बहुत खुशी हुई। बेशक जॉन एक अच्छा साथी है, लेकिन उसे शायद ही एक शानदार बातचीत करने वाला कहा जा सकता है। उसी क्षण एक अच्छी तरह से याद की जाने वाली आवाज पास में खुली फ्रांसीसी खिड़की से तैरती हुई आई। तो फिर आप चाय के बाद राजकुमारी को लिखेंगे, अल्फ्रेड? मैं खुद दूसरे दिन लेडी टैडमिंस्टर को लिखूंगा। या क्या हमें राजकुमारी की बात सुनने तक इंतजार करना चाहिए? इनकार करने की स्थिति में लेडी टैडमिंस्टर इसे पहले दिन खोल सकती हैं और श्रीमती क्रॉसबी दूसरे दिन। फिर वहां डचेस है, स्कूल फेटे के बारे में। वहां एक आदमी की आवाज में बड़बड़ाहट थी और फिर श्रीमती इंगलथॉर्प जवाब में उठीन। हां बेशक। चाय के बाद काफी अच्छा चलेगा। आप बहुत विचारशील हैं, अल्फ्रेड प्रिय। फ्रांसीसी खिड़की थोड़ी चौड़ी होकर खुल गई और एक सुंदर सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत, कुछ हद तक कुशल विशेषताओं के साथ, उसमें से बाहर निकलकर लॉन में आ गई। एक आदमी ने उसका पीछा किया। उसके तरीके में सम्मान का सुझाव था। श्रीमती इंगलथॉर्प ने उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। क्यों, अगर इतने वर्षों के बाद आपको दोबारा देखना बहुत आनंददायक नहीं है, मिस्टर हेस्टिंग्स? अल्फ्रेड प्रिय, मिस्टर हेस्टिंग्स मेरे पति। मैंने कुछ उत्सुकता से अल्फ्रेड डार्लिंग की ओर देखा। उन्होंने निश्चित रूप से एक अलग ही बात पर प्रहार किया। मुझे जॉन द्वारा उसकी दाढ़ी पर आपत्ति जताने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह मेरे द्वारा अब तक देखे गए सबसे लंबे और काले रंग में से एक था। वह सोने की रिम वाली पिंसनेस पहनता था और उसकी विशेषता में एक अजीब सी उदासीनता थी। मुझे लगा कि वह मंच पर भले ही स्वाभाविक दिखें, लेकिन वास्तविक जीवन में वह अजीब तरह से असंगत थे। उनकी आवाज काफी गहरी और बेस्वाद थी। उसने मेरे हाथ में एक लकड़ी का हाथ रखा और कहा, यह खुशी की बात है, मिस्टर हेस्टिंग्स। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हुए कहा, एमिली प्रिय, मुझे लगता है कि तकिया थोड़ा गीला है। जब वह कोमलतम देखभाल के प्रत्येक प्रदर्शन के साथ दूसरे को प्रतिस्थापित करता था, तो वह उस पर प्यार से मुस्कुराती थी। एक समझदार महिला का अजीब मोह। श्री इंगलथॉर्प की उपस्थिति से कंपनी में बाधा और छिपी हुई शत्रुता की भावना घर कर गई। विशेष रूप से मिस हावर्ड ने अपनी भावनाओं को छुपाने में कोई कष्ट नहीं उठाया। हालांकि श्रीमती इंगलथॉर्प को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसकी चंचलता, जो मुझे पुरानी याद थी, ने बीच के वर्षों में कुछ भी नहीं खोया था और उसने लगातार बातचीत की बाढ़ ला दी, मुख्य रूप से आगामी बाजार के विषय पर, जिसका वह आयोजन कर रही थी और जो शीघ्र ही होने वाला था। कभी कभी वह दिनों या तारीखों के सवाल पर अपने पति का जिक्र करती थी। उनके सतर्क और चौकस रहने के तरीके में कभी कोई बदलाव नहीं आया। शुरू से ही मेरे अंदर उसके प्रति एक दृढ़ और जड़ नापसंद का भाव था, और मैं अपने आप को खुश करता हूं कि मेरे पहले फैसले आमतौर पर काफी चतुराई भरे होते हैं। तभी श्रीमती इंगलथॉर्प एवलिन हॉवर्ड को पत्रों के बारे में कुछ निर्देश देने के लिए मुड़ी और उनके पति ने अपनी श्रमसाध्य आवाज में मुझे संबोधित किया। क्या सिपाहीगिरी आपका नियमित पेशा है, मिस्टर हेस्टिंग्स? नहीं, युद्ध से पहले मैं लॉयड में था। और तुम इसके खत्म होने के बाद वहां लौटोगे?
शायद, या तो वह या पूरी तरह से एक नई शुरुआत। मैरी कैवेंडिश आगे झुक गईं। यदि आप केवल अपनी रुचि के बारे में परामर्श कर सकें तो आप वास्तव में पेशे के रूप में क्या चुनेंगे? ठीक है, यह निर्भर करता है। कोई गुप्त शौक नहीं? उसने पूछा, मुझे बताओ, तुम किसी चीज की ओर आकर्षित हो? हर कोई आमतौर पर कुछ न कुछ बेतुका होता है। आप मुझ पर हंसेंगे? वह मुस्कुराई। शायद। ठीक है, मेरे मन में हमेशा से जासूस बनने की गुप्त लालसा रही है। असली चीज स्कॉटलैंड यार्ड या शर्लक होम्स? ओह, हर तरह से शर्लक होम्स। लेकिन वास्तव में, गंभीरता से, मैं इसके प्रति बहुत आकर्षित हूं। एक बार मेरी मुलाकात बेल्जियम में एक आदमी से हुई जो बहुत प्रसिद्ध जासूस था और उसने मुझे बहुत क्रोधित कर दिया। वह एक अद्भुत छोटा साथी था। वह कहा करते थे कि सभी अच्छे जासूसी कार्य केवल पद्धति का मामला है। मेरा सिस्टम उसी पर आधारित है, हालांकि निश्चित रूप से मैं काफी आगे बढ़ चुका हूं। वह एक मजाकिया छोटा आदमी था, एक महान बाका, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चतुर था। मिस हॉवर्ड ने टिप्पणी की, मैं खुद एक अच्छी जासूसी कहानी की तरह हूं। हालांकि, बहुत सारी बकवास लिखी गई है। पिछले अध्याय में अपराधी की खोज हुई। हर कोई अवाक रह गया। असली अपराध आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैंने तर्क दिया, बड़ी संख्या में अनदेखे अपराध हुए हैं। मेरा मतलब पुलिस से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो इसमें सही हैं। परिवार। आप वास्तव में उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उन्हें पता होगा। तो फिर, मैंने बहुत खुश होते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि यदि आप किसी अपराध, मान लीजिए हत्या में शामिल हो जाएं, तो आप तुरंत हत्यारे का पता लगा पाएंगे?